कांग्रेस की सरकार ने इन कानूनों को बना के ऐसा रखा कि वो ऐसे मजदूरों पर लागू ही नहीं होता है। तो आप पे क्या जिम्मेदारी थी? आपकी जिम्मेदारी ये थी कि उसके थ्रेशोल्ड को कम करना था, ताकि इस सारे इतनी बड़ी तबका में जो मजदूर काम करते हैं उनको कानून के प्रोटेक्शन के दायरे में अंदर लेके आपको आना था। आपने उनको और भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। करीब करीब 33 कानून जो है वो खत्म हो गए। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर में EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट। तो ऐसे जितने भी कानून जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित थे देश के कामगारों के लिए, वो सारे कानून खत्म हो गए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंदर में इस सरकार ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। मजदूर जब काम करता है तो वो मैक्सिमम 9 घंटे काम कर सकता है, वही उसकी उतनी उत्पादकता होती है, उससे ज़्यादा कोई इंसान काम नहीं कर सकता है। अभी सरकार ने जो नया कोड है उसमें वर्किंग आवर्स को बढ़ा करके 12 घंटे तक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मजदूर कहीं पे भी काम करता है, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइजेस, कहीं पे भी, वो 12 घंटे तक काम कर सकता है। उसमें ये बात कही गई है कि उसको ओवर टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह की बातें। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मजदूर 12 घंटे काम कर सकता है क्या एक दिन में? ये एक ऐतिहासिक स्ट्रगल जो है उससे जीता गया। उसने कहा गया था कि 8 घंटे सोने के लिए है, 8 घंटे काम करने के लिए है, और 8 घंटे आपके जीवन के परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, एक समाज में आप अपने बहुत सारे काम को करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार ने मज़दूरों के लिए इस वर्किंग आवर्स को बढ़ा करके ये करने की कोशिश की है कि जो मज़दूर है उसको आप कितना भी गला घोंटो, उसको कितना भी आप शोषण करो, उसकी उत्पादकता निकालो, तो कहीं ना कहीं जानवरों के जैसे बर्ताव करने की बात मैं समझता हूँ इस तरीके से। 29,000 मजदूर जो हैं वो हर साल किसी न किसी वर्क साइट पे कोई ना कोई जोखिम भरे काम से, हजारस काम करते करते मर जाते हैं। सरकार के पास में एक मैकेनिज्म था, उसको कहते हैं सेफ्टी कमेटी, जो फैक्ट्रीज एक्ट में है, और इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर में भी कहा गया है कि क्या क्या सेफ्टी के मापदंड होंगे, क्या प्रावधान होंगे, ये कहा गया है बहुत डिटेल तरीके से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कानून पहले थे, उन कानूनों में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से इसको रखा गया था कि इतने घंटे काम करेंगे या फिर ऐसे सेफ्टी कमेटी होगी वगैरह वगैरह। और ये बहुत सालों से इनफॉर्मल वर्कर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि इस थ्रेशोल्ड को कम किया जाए, क्योंकि अभी जो थ्रेशोल्ड है वो कहीं ना कहीं 100 या उससे ऊपर के वर्कर्स के बारे में बात कहता है। लेकिन अभी नए कानून में 250 से ऊपर के वर्कर के लिए सेफ्टी कमेटी होगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ मजदूर काम करता है वहाँ पे एक बेसिक चीज़ जैसे क्रचेस की बात होती है, ड्रिंकिंग वाटर की बात होती है ना, टॉयलेट्स की बात होती है, हाउसिंग की बात होती है। इन सारे चीज़ों के प्रोविजंस के लिए सेफ्टी कमेटी देखती है कि क्या सेफ्टी वहाँ पे है क्या वर्कर्स के लिए, ये देखती है। अब सरकार ने नए कोड में 250 वर्कर्स का सीलिंग डाला है, सीमितताएं बनाई है। देश में ये सरकार की रिपोर्ट है कि देश में 250 से ऊपर वर्कर्स की अगर आप कैटेगरी करेंगे तो कहीं ना कहीं 99% जो वर्क साइट्स है वो खत्म हो जाएंगे। 99%, आप समझने की कोशिश करें इस बात को कि 99% जो है ये खत्म हो जाएंगे। और जो इतने साल की जो डिमांड थी वर्कर्स की कि वो थ्रेशोल्ड को कम करना था, जो अभी के कानून में है, उसको सरकार ने दुगना तिगुना बढ़ा दिया है। इस कानून के अंदर में हर चीज़ की एक सीलिंग है। उदाहरण के तौर पे अभी हमने कोविड के टाइम देखा कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट का कहीं पे भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कहीं पे पूरा एकदम बहुत ही गंदे तरीके से हमने देखा उल्लंघन हुआ। और उसके पीछे कारण वही था कि जो भी वर्कर्स कहीं काम करने जाता है तो उसका कहीं पे कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सरकार ने संसद में कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि कानून के अंदर में ये सीमितताएं, अगेन थ्रेशोल्ड की बात कही गई है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट कानून उन पर ही लागू होगा अगर कोई स्टैब्लिशमेंट हो, अगर कोई एंटरप्राइजेस हो और वहाँ 5 से या ऊपर वर्कर हो, काम करते हो। अब सरकार ने इस नए कोड में उस 5 के सीलिंग को बढ़ा
करके 10 का सीलिंग कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ऊपर काम करते हो वर्कर्स, तो वहाँ पे वो चीज़ें लागू होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का मजदूर आता है तो उसको ट्रैवल अलाउंस मिलना चाहिए, उसको हाउसिंग मिलनी चाहिए, उसको वहाँ पे जो वर्क साइट पे काम करता है उसको वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, जो बुनियादी, जो भी मैंने कहा सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन इस कानून में जहाँ हमको इस थ्रेशोल्ड को 5 से कम करके 0 करना था, सरकार ने इसको 5 से बढ़ा के 10 कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मोर एक्सक्लूजन, आप और भी ज़्यादा संख्या में मजदूरों को आप छोड़ दोगे और वो कानून के स्टैट्यूटरी कानूनी प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर चले गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको लेबर चौक पे हजारों की संख्या में सुबह 6 बजे मजदूर खड़े मिलेंगे। वहां पे वो लेबर चौक, ना ही उसका कोई रेगुलराइजेशन है, ना ही उसका कोई चिन्हित है, वहां वर्कर्स खड़े रहते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में जो वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स है, जो लेबर चौक पे खड़ा रहता है, उसके ऊपर ये कानून कैसे लागू होगा, आप बताइए। उसी प्रकार से स्लम्स के अंदर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, आप ये सारे जो मजदूर वर्ग हैं, इन सारे मजदूर को आपने वहाँ से निकाल दिया है। जबकि सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही कि कोविड में हमने ये सीखा, हमसे कुछ कमियां हुई। कांग्रेस की सरकार ने इन कानूनों को बना के ऐसा रखा कि वो ऐसे मजदूरों पर लागू ही नहीं होता है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपकी जिम्मेदारी ये थी कि उसके थ्रेशोल्ड को कम करना था, ताकि इस सारे इतनी बड़ी तबका में जो मजदूर काम करते हैं उनको कानून के प्रोटेक्शन के दायरे में अंदर लेके आपको आना था। आपने उनको और भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सरकार ने कहा कि हमने पहली बार प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है इसमें, और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश का मजदूर आके बोलता है कि मैं प्रवासी मजदूर हूँ, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात सरकार ने कही। और उन्होंने ये भी बात कहा कि अभी के जो कानून, जो पुराने कानून थे, उसमें कोई भी पेनल्टी की बात नहीं थी, उसमें कोई पीनल प्रोविजंस की बात नहीं कही गई थी। तो सरकार ने उस पीनल प्रोविजंस को भी बढ़ा दिया। अभी 50,000 से 1 लाख रुपए तक का उसमें जुर्माने की बात कही गई है। ये चीज़ें अच्छी लगी मुझे। लेकिन जब मैंने देखा कि जो थ्रेशोल्ड की अगर मैं बात कहूँ, जो मैंने अभी कहा भी थोड़ी देर पहले, कि ये रजिस्ट्रेशन फिर किसका होने वाला है? जब आपका सीलिंग ये है कि 10 या इससे ऊपर वर्कर्स, तो फिर इसमें रजिस्ट्रेशन किसका करने वाले हैं? तो ये एक बड़ी मुझे चिंता और बहुत गंभीर करने वाली बात लगी कि ये दिखता तो है कि हाँ इसमें सबका पंजीयन होगा, लेकिन पंजीयन कैसे होने वाला है? जब आपने इसके थ्रेशोल्ड को 10 और इससे ऊपर वर्कर्स का आपने डाला हुआ है, तो उसमें पंजीयन होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक वर्कर्स फंड की बात कही गई है। एक कहा गया है कि एक वर्कर्स का फंड बनेगा, ताकि जरूरतमंद या फिर मुश्किल भरे समय में प्रवासी मजदूरों को आप कोई बेसिक सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर या कुछ कल्याणकारी योजनाओं से आप उनको जोड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में उसमें कोई भी मनी एलोकेशन की कोई प्रावधान की बात नहीं कही। वो पैसा कहाँ से, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने क्या कहा है, बहुत ही एडहॉक तरीके से, कि कोई मालिक खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई करने के टाइम में अगर कुछ पैसे, कुछ जुर्माना हम जो वसूलेंगे, वो पैसा वसूल करके हम वो सोशल सिक्योरिटी फंड में डालेंगे, और उस फंड से हम कुछ योजनाएं ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए चलाएंगे या फिर ऐसे संगठित कामगारों के लिए चलाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर किसी मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, सारी फैक्ट्री, सारे इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो जिस प्रकार से चलते हैं आप जानते हैं, तो जब पेनल्टी ही नहीं आप करने वाले हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन ये दिखता बहुत क्लियरली है कि ना कोई पैसा उसमें कलेक्ट होने वाला है और ना ही रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो ये एक दिखावे वाली बात है कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप पैसा कलेक्ट करेंगे, कोई एक सोशल सिक्योरिटी फंड से उनको कुछ कल्याणकारी योजनाएं दिलाएंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही धूमिल करने वाली बात है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। और सोशल सिक्योरिटी कोड का ये जो ड्राफ्ट पास हुआ 2015 से लेकर 2020 के बीच में, जब से ये पूरी लेबल और रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हुई, तीन ड्राफ्ट आए। ये तीसरा वर्जन ऑफ ड्राफ्ट था जो सरकार ने पास किया। माफ़ी चाहता हूँ, चौथा वर्जन, क्योंकि 3 वर्जन पिछले सरकार में आए थे और सरकार ने लास्ट बिल को विड्रॉ किया, और ये चौथा वर्जन बिल जो था पास किया गया। देखिए, सोशल सिक्योरिटी का कानून हमारे देश में बहुत ऐतिहासिक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, EPFO, ESIC, स्टेट इंश्योरेंस, ये अपने आप में क्रांतिकारी कानून है, और इस
बात को मैं मानता हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन एक पूरी कोशिश ये थी कि इन कानूनों का दायरा बढ़ाया जाए, और ये दायरा बढ़ने से जो देश का एक बड़ा तबका, एक जो बड़ा वर्किंग क्लास, एक बड़ा वर्किंग पुअर जो तबके से इस दायरे से बाहर था, उसको आपको उसमें शामिल करना था। उदाहरण के तौर पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में अगेन सीलिंग की बात है, थ्रेशोल्ड की बात है, जहां पे 20 या उससे ऊपर कोई वर्कर किसी स्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। उसी प्रकार से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के लिए किसी स्टैब्लिशमेंट में अगर 10 से ऊपर वर्कर्स होंगे तो उनको ये फायदा मिलेगा। अब सरकार ने क्या किया कि रीपैकेजिंग की है, सरकार ने बहुत खूबसूरती तरीके से रीपैकेजिंग की है। इन सारे प्रोविजंस को उन्होंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया है और उसको खाली उन्होंने रीपैकेज किया है। असंगठित कामगारों के लिए एक हमारे देश में कानून था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इस कानून को भी इस सरकार ने सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 में इसको मर्ज किया है, इसको लेकर के आए हैं। ये कानून कांग्रेस की सरकार लेके आई थी और ये कानून बिल्कुल ऐसे पेंडुलम की तरह लटक रहा था पिछले 12 सालों से। पहले 6 साल कांग्रेस की सरकार में, उसके बाद 6 साल बीजेपी की सरकार में। इस कानून का कभी भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सरकार ने इस कानून को भी बिल्कुल ज्यों का त्यों आपने रीपैकेज किया है। जो मैंने थ्रेशोल्ड की बात कही प्रोविडेंट फंड में, ESIC में, ये सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो वर्कर्स किसी न किसी स्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं। जबकि अगर आप देखें कि देश का जो 50% जो मजदूर वर्ग है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो होम बेस्ड वर्कर है, वो डोमेस्टिक वर्कर है, 50% सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था, कोई प्रोविजंस की बात नहीं कही गई है। तो टेक्निकली सोशल सिक्योरिटी कोड 2000 बिल में सारे पुराने कानून को सिर्फ रीपैकेज किया गया है, मर्ज किया गया है, और उसमें देश का एक बड़ा मजदूर तबके, एक बड़ा मजदूर वर्ग के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कल्याणकारी योजनाओं की बात नहीं कही गई है। एक अच्छी बात कही गई है इस कोड में, सरकार ने कहा कि जो नए किस्म के वर्कर हैं, जैसे गिग वर्कर्स हैं, जैसे ओला में काम करते हैं, उबर में काम करते हैं, या जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज, आप जानते हैं इस चीज़ को, हम इसको आर्थिक भाषा में गिग वर्कर्स बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बोलते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने इसको शामिल किया गया है परिभाषा में। लेकिन इतने वर्कर्स को आपने शामिल किया गया, इसमें शामिल करने के बाद में जो आपका अगेन जो थ्रेशोल्ड है, उसमें इस वर्कर्स का कैसे रजिस्ट्रेशन, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इतने सारे जो नए वर्कर्स हैं जो आज के टाइम में अरबों करोड़ों रुपए इस इकोनॉमी में क्रिएट कर रहे हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी की बिल्कुल बात नहीं की गई है। तो सिर्फ परिभाषा में ऐसे वर्कर्स को जोड़ना और जोड़ के सिर्फ उनको खुश करना है, खुश करने से तो कुछ नहीं होने वाला। जो छुपा हुआ मजदूर वर्ग है इनफॉर्मल सेक्टर में, उसको इस कानून में लेके आना था। यह सरकार का एक पुरजोर विज्ञापन था कि पहली बार सरकार ऐसे लेबर रिफॉर्म कर रही है कि इतने सालों से जो मजदूर वर्ग देश के श्रम कानूनों में नहीं आता है, उसको हम लेकर के आएंगे, और उसको सोशल सिक्योरिटी नेट का नाम दिया उन्होंने। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार के थ्रेशोल्ड, जिस प्रकार की सीमितताएं, जिस प्रकार के दायरे रखे गए हैं, उस दायरे की वजह से पूरी बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग पहले से भी था, अब उसमें नहीं आने वाला है। ट्रेड यूनियन एक्ट से लेकर के इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से लेकर के आपका ये सारे जो महत्वपूर्ण कानून थे जो औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के वर्कर्स के लिए बेसिक राइट्स की बात करते थे। राइट टू एसोसिएशन हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, यूनियन बनाना, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मालिक मजदूर सरकार बैठ करके मजदूरी तय करेंगे, मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी तय करेंगे, मजदूरों की सेफ्टी तय करेंगे। तो ये कानून में लिखा हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। अब सरकार ने क्या किया है, अगर आप इस बिल को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी यूनियन बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। पहला उदाहरण यहां पे यह है कि अगर आप कोई भी स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने से पहले आपको मालिकों को कम से कम 15 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। आप मालिक को अगर नोटिस दे रहे हैं तो क्या, और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मालिक को आपने नोटिस दिया तो जब तक आपको मालिक अप्रूव ना करे, जब तक आपको वो परमिशन अप्रूव ना करे, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बेसिक राइट टू स्ट्राइक है उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप मौलिक अधिकारों पर अटैक कर रहे हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि अगर आपने बिना अप्रूवल के, बिना परमिशन के अगर आपने स्ट्राइक किया, अगर आपने किया, तो आपके ऊपर बहुत ही गहरा जुर्माना लगेगा।
और यह भी हो सकता है कि आपका यूनियन का रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स को डरा करके, धमका करके ऐसी व्यवस्था में रखना चाहते हैं जहां पे वो अपने बेसिक अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकता है। मजदूर के पास हथियार क्या था? हथियार था उसके पास स्ट्राइक करना। हथियार क्या था? कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। अगर वो मजदूर वो कर ही नहीं पाएगा तो आपने मजदूरों के जो बेसिक आवाज थी, उसको आवाज चिल्लाने का जो अधिकार है, आपने उसको बंद कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी लेबर कोड की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल कोड की बात थी। अब सरकार ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल कोड को, लेबर कोड को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म करके एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की बात कही गई है। ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या है? एक स्टेट लेवल पे एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होगा और जिसके पास जुडिशियल पावर नहीं होगी, वो ट्राइब्यूनल होगा। उसमें रिटायर्ड बाबू या प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग होंगे, वो बैठेंगे वहां पे और वो उसके ऊपर में नेगोशिएट कराएंगे, वो उसके ऊपर में रिकंसिलिएशन करेंगे। तो जो लीगल पावर थी आपके पास चैलेंज करने की, जिसमें मालिक, मजदूर, सरकार के लोग बैठ के बात करने वाले थे, कलेक्टिवली इसके ऊपर फैसला करने का जो अधिकार था, उसको बदल करके उन्होंने ट्राइब्यूनल कर दिया, जहां पे सिर्फ रिकंसिलिएशन हो सकता है। तो जो जुडिशियल पावर थी मजदूरों के अधिकार को लेकर के एक सिस्टम में, वो जुडिशियल पावर को खत्म करके आपने एक एडहॉक सिविल पावर की बात कही गई है जो ट्राइब्यूनल करेगा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, मजदूरों के जो बेसिक जस्टिस का जो एक्सेस था, उसको आपने खत्म काट दिया है इसको लेके। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंदर में इस सरकार ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया है और वो खतरनाक फैसला ये है कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में किसी भी चीज को आप, पहले 100 वर्कर थे, उसको बढ़ा के आपने 300 वर्कर कर दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का आंकड़ा है कि पूरे, अगर आपने इतनी बड़ी सीलिंग की है, इसका मतलब है कि 300 वर्कर तक आप फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, आप किसी को निकाल सकते हैं, मतलब ले ऑफ कर सकते हैं, आप रिट्रेंच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी कंप्लायंस करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 90% से ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो यूनियन के पास बेसिक पावर था, रिकंसिलिएशन का, आर्बिट्रेशन का, लेबर कोड में जाने का, वो अब खत्म हो गया है। वो 300 वर्कर्स के ऊपर ही लागू होगा। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो 90% जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर उससे बाहर चले गए हैं इस चीज को लेके। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत पुरानी डिबेट है। अगर आपको याद होगा कि मारुति वर्कर्स का केस जो हुआ था और उसने देश को झकझोर दिया, हिला दिया उस चीज को लेकर, उसमें मेन बात क्या थी कि एक ही फैक्ट्री के अंदर में 10 मजदूर एक काम करते हैं, सेम काम करते हैं, और 10 मजदूर सेम काम करते हैं, लेकिन उन 10 मजदूरों के लिए वेजेस है, सोशल सिक्योरिटी है, उसका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है, और उसी फैक्ट्री में सेम काम को करने के लिए 10 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उनके लिए कोई अधिकार नहीं है। तो मजदूरों ने कहा कि नहीं, हमको इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए। अब सरकार ने क्या किया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्कर्स परमानेंट नहीं है, सारे वर्कर्स फिक्स टर्म में काम करेंगे। फैक्ट्री है परमानेंट, मैन्युफैक्चरिंग परमानेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन परमानेंट है, लेकिन कोई भी वर्कर्स परमानेंट नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कहने का मतलब यह है कि कोई भी मजदूर अपने अगर बेसिक अधिकार की बात करेगा तो बोलेंगे कि तुम्हारी नौकरी खत्म है आज से। तो कोई भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर था, जो बेसिक इंस्टीट्यूशन था, सरकार ने खत्म कर दिया गया है। कोई भी मजदूर बिल्कुल हवा में लटका हुआ है, वो अगर एक भी बेसिक कोई भी चीज चू भी करता है, कोई भी आवाज करता है, अगले ही दिन उसको कहेंगे कि तुम्हारी सर्विस टर्मिनेट हो गई, तुम जा सकते हो। लेकिन अभी क्या अधिकार था कि हम परमानेंट वर्कर थे, उसके अधिकार कर हम चिल्ला सकते थे कि नहीं, मैं यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं यहाँ के पूरे प्रोडक्शन सिस्टम का मैं एक स्टेक होल्डर हूँ, और सारी बातें हमसे पूछ के की जाएगी। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई।